कभी कभी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब वो जो आधारशिला होती है ना, वो बड़ी खामोशी से खिसकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और अचानक जब हम नजर उठाते हैं तो पता चलता है कि पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। एकदम सही कहा। मतलब जरा सोचिए, नेपाल में एक 36 साल का युवा रातों रात पूरे देश की सत्ता पलट देता है। ये तो है। इधर भारत में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रशासकों को चुनने वाला जो सिस्टम है, वो खुद सवालों के घेरे में आ जाता है। और उधर मिडिल ईस्ट में भी तो भारी हलचला। जी हाँ, ईरान इजराइल युद्ध से उठी चिंगारी हमारी और आपकी जेब तक पहुंचने वाला एक ऐसा आर्थिक तूफान ला रही है जिसे रोकने के लिए खाड़ी का सबसे छोटा देश एक अभूतपूर्व दांव खेल रहा है। ये सारे घटनाक्रम अपने आप में बहुत बड़े हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन है 2026 की इन 4 अहम घटनाओं के जरिए ये समझना कि कैसे दुनिया भर में पुरानी और स्थापित प्रणालियां अब चरमरा रही हैं। बिल्कुल। हर जगह यथास्थिति टूट रही है और एक नई वैश्विक व्यवस्था आकार ले रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाएं अलग थलग नहीं हैं। मतलब जब पुरानी प्रणालियां, चाहे वो प्रशासन की हों, अर्थव्यवस्था की हों या कूटनीति की, जब वे तेजी से बदलती दुनिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो वे टूट जाती हैं। आज हम यही देखेंगे कि ये बदलाव कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए नेपाल से शुरू करते हैं। 5 मार्च 2026 के चुनावों के बाद वहां जो हुआ वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। सही कहा, एकदम भूकंपी था वो। पुरानी राजनीति, जहां गिने चुने नेता ही सत्ता में म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते थे, उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया है। हाँ, और अब सत्ता में है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी। जी, और प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन कहते हैं, और उम्र सिर्फ 36 साल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बालेंद्र शाह तराई क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वे काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। अच्छा, तो दोनों जगह की समझ है उन्हें। बिल्कुल। नेपाल के इतिहास में अक्सर पहाड़ी और मैदानी इलाकों के बीच एक गहरी राजनीतिक खाई रही है, लेकिन बालेन शाह ने उस खाई को पाट दिया है। वे दोनों जगह लोकप्रिय हैं। और ये लहर कोई रातों रात नहीं आई है। जहां तक मुझे याद है, पिछले साल यानी सितंबर 2025 में जो भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाँ, वो जो 8 सितंबर की हत्याएं हुई थी। जी, 8 सितंबर की हत्याएं और 9 सितंबर की आगजनी। जी, उसी ने इस जेनजी सरकार की नींव रखी। बिल्कुल सही। अब इन्होंने अपना 100 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम पेश किया है जो सुनने में बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। न्याय, संवैधानिक सुधार और सुशासन। और वो पासपोर्ट वाली योजना भी तो है। अरे हाँ, डिजिटलीकरण के जरिए लोगों के पासपोर्ट सीधे उनके घर पहुंचाने की योजना बन रही है, ताकि सरकारी दफ्तरों में जो रिश्वतखोरी होती है उसे जड़ से खत्म किया जा सके। इसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे कोई बहुत पुराना, करप्ट हो चुका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव हो, जिसे रातों रात फॉर्मेट किया जा रहा हो। ये एनालॉजी काफी सटीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या 36 साल का एक युवा नेता, जिसे काम तो उन्हीं पुराने और अनुभवी नौकरशाहों के साथ करना है, क्या वो इतनी तेजी से बदलाव ला सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और ये सरकार भी शायद इसी बात को समझती है कि वे पूरी नौकरशाही को एक साथ फॉर्मेट नहीं कर सकते। लेकिन वो गिरफ्तारियां तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। मतलब 1991 से अब तक के भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। तो क्या ये कोई सिस्टम सुधार है या सिर्फ एक राजनीतिक बदला? मुझे तो ये थोड़ा बदले की भावना लग रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व राजदूत रंजीत रे के विश्लेषण के अनुसार इसे राजनीतिक बदले की भावना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इन गिरफ्तारियों के पीछे बाकायदा एक संस्थागत प्रक्रिया है। इसके लिए हमें कार्की कमीशन रिपोर्ट को समझना होगा। वो रिपोर्ट जो सितंबर के प्रदर्शनों के बाद बनी थी। एकदम सही। ये कमीशन उन विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए ही बना था और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन बड़े नेताओं का नाम था। मतलब हवा में बातें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल नहीं। नई सरकार ने आते ही कोई मनमाना फैसला नहीं लिया, बल्कि ड्यू प्रोसेस यानी उचित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है। यानी ये सब कोर्ट के जरिए हो रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन गिरफ्तारियों पर शो कॉज नोटिस जारी किया है और इनकी रिमांड बढ़ाई है। ये सरकार सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रही। ये तो काफी सिस्टमैटिक काम लग रहा है। और आपने जो नौकरशाही की बात की, एक वरिष्ठ नौकरशाह को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। यह इस बात का संकेत है कि बालेन शाह की सरकार जानती है कि उन्हें इसी स्थायी नौकरशाही के साथ मिलकर काम करना है। वे सिस्टम को डराना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सूडान गुरुंग है। अरे हाँ, सूडान गुरुंग की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ये वही ज़ेनज़ी नेता हैं जिन्होंने पुलिस की ज्यादतियों की सड़क पर खड़े होकर सबसे तीखी आलोचना की थी। बिल्कुल। और आज वही सूडान गुरुंग देश के गृह मंत्री हैं। अब उन्हें उसी पुलिस और सुरक्षा तंत्र को सुधारना है जिसका उन्होंने खुद विरोध किया था। और यही नेपाल की राजनीति का नया सच है। वहाँ पारंपरिक साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का युग अब लगभग समाप्त हो गया है। मतलब पुरानी विचारधाराएं अब काम नहीं कर रही हैं। नहीं, पुरानी पीढ़ी के नेता खुद को मार्क्सवादी कहते थे, लेकिन असल में उन्होंने सत्ता पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। आज की युवा पीढ़ी किसी विचारधारा में नहीं, बल्कि व्यवहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म में विश्वास रखती है। यानी बात सिर्फ रोजगार, अर्थव्यवस्था और डिलीवरी की है। सही कहा। और इसी व्यावहारिकता में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। कैसे? नेपाल की 50% आबादी आज 26 साल से कम उम्र की है। भारत अब वहां पुराने तरीके से कूटनीति नहीं कर सकता। हाँ, वो जो पुराने तरीके थे कि हमने एक डैम बना दिया या एक सड़क बना दी और सोचा कि हमारे रिश्ते सुधर गए। बिल्कुल, अब वैसा नहीं चलेगा। नेपाल के नए विदेश मंत्री खुद इसे डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। अच्छा। भारत को अब यूथ कनेक्टिविटी पर ध्यान देना होगा और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है IIT मद्रास और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम लिंक का शुरू होना। ये तो बहुत ही शानदार पहल है ना? ये सिर्फ एक MOU नहीं है, ये दोनों देशों के युवाओं के दिमाग को जोड़ने की एक ठोस कोशिश है। जब वहां के युवा उद्यमी भारत के इकोसिस्टम से जुड़ेंगे तब असली कूटनीति काम करेगी। ये बात तो नेपाल की हुई, जहां वे एक नया सिस्टम, एक नई नौकरशाही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ उस सिस्टम पर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है जो देश के शीर्ष प्रशासकों को चुनता है। मतलब मैं UPSC की परीक्षा की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर भारत के शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद और पूर्व IPS अधिकारी ब्रिजलाल ने संसद में एक बहुत गंभीर दावा किया है। हाँ, मैंने उनका वो बयान सुना था। उनका कहना है कि UPSC का सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम CSAT कहते हैं, वो विविधता के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। ये बहुत बड़ा दावा है। उनका दावा है कि इस परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 65% उम्मीदवार इंजीनियर हैं। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक क्रिकेट टीम चुन रहे हो। ठीक है। आपको बेहतरीन स्पिन गेंदबाज चाहिए, लेकिन आप टीम में लेने से पहले उनका बैटिंग टेस्ट ले रहे हैं। अरे बाप रे। और जो बैटिंग में फेल हो रहा है उसे टीम से ही बाहर कर रहे हैं। अगर एक प्रशासक का काम समाज को, इतिहास को और राजनीति विज्ञान को समझना है, तो उन्हें इंजीनियरिंग स्तर के गणित या जटिल अंग्रेजी के आधार पर क्यों बाहर किया जा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बताइए। CSAT को 2011 में UPS सरकार के दौरान लागू किया गया था। YK अलग और वीरप्पा मोइली समितियों ने इसकी सिफारिश की थी। क्यों? क्या पुरानी व्यवस्था काम नहीं कर रही थी? मुझे तो लगता है पहले काफी अच्छे प्रशासक निकलते थे। दरअसल पुरानी व्यवस्था में रटंत विद्या का बोलबाला था। छात्र कुछ विषयों को रटकर परीक्षा पास कर लेते थे। अच्छा, तो उस रटने वाली आदत को तोड़ने के लिए? बिल्कुल। समितियों का मानना था कि प्रशासकों में विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसी सोच के साथ CSAT लाया गया था। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। जी कहिए। अगर हम आज की दुनिया देखें जहाँ हर चीज़ डेटा से चल रही है, नीतियाँ एल्गोरिदम पर आधारित हो रही हैं और AI का ज़माना है, तकनीकी दौर है, तो क्या हमें सरकार में ज़्यादा तकनीकी दिमाग वाले लोगों की यानी इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है? क्या CSAT वास्तव में एक बुराई है या आज के समय की ज़रूरत है? आपका ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमें तकनीकी समझ वाले प्रशासक चाहिए, लेकिन समस्या तकनीक की नहीं है, समस्या प्रतिनिधित्व की है। प्रतिनिधित्व मतलब? आंकड़े देखिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अनुसार 2013 में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 17% थी। और अब 2018 के बैच तक ये गिरकर सिर्फ 2.16% रह गई। बाप रे, इतनी बड़ी गिरावट! प्रशासन सिर्फ डेटा एनालिटिक्स नहीं है, ये जमीन पर लोगों की समस्याओं को समझने और उन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का भी काम है। भूमि से आते हैं, वे सीधे तौर पर बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल। वे छात्र जनरल स्टडीज के मुख्य विषयों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन CSAT के 80 सवालों वाले पेपर में, जहां गणित और रीजनिंग भरमार होती है, हाँ, जहां जटिल तार्किक क्षमता और गणित पूछा जाता है, वे 33% अंक भी नहीं ला पाते।
नतीजा ये होता है कि उनकी मुख्य कॉपियां चेक ही नहीं होती। लेकिन सरकार का इस पर क्या पक्ष है? वे इसे कैसे सही ठहराते हैं? सरकार का कहना है कि ये परीक्षा पूरी तरह से भाषा तटस्थ है, मतलब लैंग्वेज न्यूट्रल है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। और इंजीनियर्स वाले मुद्दे पर? जहां तक इंजीनियर्स के दबदबे की बात है, उनका तर्क है कि तकनीकी पृष्ठभूमि वाले छात्र इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट देने के ज्यादा अभ्यस्त होते हैं। पर अनुवाद की समस्या भी तो है। कई बार सवाल का हिंदी अनुवाद इतना मशीनी और जटिल होता है कि समझ ही नहीं आता है कि पूछ क्या रहे हैं। हाँ, अनुवाद वाली शिकायत तो बहुत पुरानी है। खैर, ये बहस तो लंबी चलेगी, लेकिन इन प्रशासकों का चुनाव जाना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब ये अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे तो इन्हें सिर्फ जिले की फाइलें नहीं निपटानी होंगी। बिल्कुल नहीं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इन्हें उन तूफानों का सामना करना होगा जो दुनिया के दूसरे कोने में उठते हैं, लेकिन तबाही हमारे दरवाजे तक लाते हैं। सही कहा आपने। और यहीं हम अपने अगले विषय पर आते हैं, स्टैगफ्लेशन का आर्थिक तूफान जो 2026 में ईरान इजराइल युद्ध के कारण दुनिया पर मंडरा रहा है। ये एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया भर के अर्थशास्त्री खौफ खाते हैं। तो चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। स्टैगफ्लेशन 2 शब्दों से बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक मंदी, जहां विकास रुक जाए और नौकरियां जाने लगे जी। और इन्फ्लेशन यानी भयंकर महंगाई। इतिहास गवाह है कि 1970 और 80 के दशक में दुनिया ने इसे झेला था। खासतौर पर 1973 के यौम किपुर युद्ध और 1979 की ईरानी क्रांति के समय। सही कहा। लेकिन हमें 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध और आज 2026 के संकट में फर्क समझना होगा। दोनों युद्ध ही तो हैं, तो फर्क क्या है? 2022 का संकट मुख्य रूप से एक प्राइस शॉक था, यानी बस कीमतें बढ़ी थीं। अच्छा। लेकिन 2026 का ये संकट एक भयंकर सप्लाई शॉक है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो सप्लाई कर्व पूरी तरह से बाईं ओर खिसक गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। मान लीजिए एक मरीज है जिसे 104 डिग्री का तेज बुखार भी है। ये बुखार है महंगाई और साथ ही उसे भयंकर कमजोरी भी है। ये कमजोरी है आर्थिक मंदी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। अब डॉक्टर बुरी तरह फंस गया है। अगर वो बुखार कम करने की दवा देता है तो मरीज की कमजोरी और बढ़ जाती है, और अगर कमजोरी दूर करने के लिए ताकत की दवा देता है तो बुखार जानलेवा हो जाता है। एकदम सही फसावट है। तो मेरा सवाल ये है कि केंद्रीय बैंक जैसे हमारा रिजर्व बैंक बस ब्याज दरें कम करके या कोविड के समय की तरह खूब सारे पैसे छापकर इस समस्या को क्यों नहीं सुलझा सकते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो यही स्टैगफ्लेशन का सबसे बड़ा जाल है। आमतौर पर मंदी के समय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा देता है। हाँ, ताकि लोन सस्ते हो जाएं। बिल्कुल। इससे बाजार में पैसा आता है, लोग खर्च करते हैं और अर्थव्यवस्था चलने लगती है। इसे हम डिमांड या मांग बढ़ाना कहते हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में और खासकर आज के संकट में ये हथियार काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? पैसा तो बाजार में आ गया ना। पैसा आ गया, लेकिन सामान कहाँ है? ये मांग की समस्या नहीं है, ये आपूर्ति यानी सप्लाई की समस्या है। मतलब चीजें है ही नहीं खरीदने के लिए। बिल्कुल। युद्ध के कारण ईरान और मिडल ईस्ट से गैस और तेल की सप्लाई ही बंद हो गई है। रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। अब सोचिए, किसी कारखाने के पास बिजली या कच्चा माल ही नहीं है तो वो उत्पादन कैसे करेगा? लॉजिकल है। अगर आप लोगों के हाथ में पैसा दे भी दें तो बाजार में खरीदने के लिए सामान ही नहीं है। ऐसे में ज्यादा पैसा सिर्फ एक ही काम करेगा, महंगाई को और तेजी से आसमान पर ले जाएगा। और भारत के लिए ये स्थिति कितनी खतरनाक है अगर हम 1970 के दशक से इसकी तुलना करें? 1970 के दशक की तुलना में आज भारत इस संकट के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील है। वो कैसे? हम तो अब काफी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन निर्भरता भी बदल गई है। उस समय हमारी कृषि काफी हद तक जैविक खाद पर निर्भर थी। घरों में चूल्हे लकड़ी पर जलते थे। हाँ, ये तो है। लेकिन 2026 में आज हमारी पूरी कृषि यूरिया और डीएपी पर टिकी है। हर घर में एलपीजी सिलेंडर है। हमारे कपड़े, बैग, सिंथेटिक फाइबर सब कुछ प्लास्टिक और पॉलीमर से बनता है। बाप रे! और ये सब गैस और तेल से आता है? बिल्कुल। यूरिया, एलपीजी, पॉलीमर ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। अगर वहां मिडल ईस्ट में सप्लाई रुकती है तो भारत में सीधा असर खेत की पैदावार और रसोई के बजट पर पड़ेगा। मतलब महंगाई हर तरफ से मारेगी। जी। इसका एकमात्र उपाय ब्याज दरें बदलना नहीं है, बल्कि उस टूटी हुई सप्लाई चेन को वापस जोड़ना है। और यही बात हमें अपने अंतिम विषय की ओर ले जाती है,
इस सप्लाई चेन को खोलने की कूटनीतिक लड़ाई उसी जगह लड़ी जा रही है जहां से ये संकट पैदा हुआ है। आप हरमुज जलडमरू मध्य की बात कर रही हैं। जी, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जहां से ज्यादातर तेल गुजरता है। और इस रास्ते को खुलवाने के लिए कौन आगे आया है? कोई वैश्विक महाशक्ति नहीं, बल्कि खाड़ी का सबसे छोटा देश बहरीन। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम था। बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 11 मार्च 2026 को बहरीन ने एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसे संकल्प 2817 के रूप में अपनाया गया है। और आपको पता है, इसे 136 देशों का समर्थन मिला है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे बड़े देश शामिल हैं। क्या चीन और रूस ने भी समर्थन दिया? नहीं, चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जो उनकी अपनी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मिडिल पावर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी फुटबॉल टीम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेनाल्टी किक लेनी हो। अच्छा, कैसे? लेकिन विपक्षी टीम बहुत आक्रामक है। ऐसे में टीम के सबसे बड़े और स्टार खिलाड़ियों को पीछे रखकर सबसे कम अनुभवी और छोटे खिलाड़ी को आगे कर दिया जाए, ताकि अगर कोई फाउल हो या चोट लगे तो स्टार खिलाड़ी सुरक्षित रहें। यहाँ वे स्टार खिलाड़ी सऊदी अरब और यूएई हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब और यूएई पर पहले भी ड्रोन हमले हो चुके हैं। वे सीधे युद्ध में उलझकर अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगाना चाहते। इसलिए बहरीन आगे आया है। हाँ, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और उनके विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी इस कूटनीतिक मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। वो क्या? ये तो बहरीन के शासकों के लिए सुसाइड जैसा कदम है। बहरीन के भीतर एक बहुत बड़ा शिया समुदाय है। अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद बहरीन के शिया बहुल इलाकों में भारी प्रदर्शन हुए हैं। जी, प्रदर्शन तो हुए हैं। और तो और मोहम्मद अल मौसावी की हिरासत में मौत के बाद ये गुस्सा और भड़क गया है। जिस देश में शिया बहुसंख्यक हों और वे ईरान के प्रति सड़कों पर सहानुभूति जता रहे हों, वहां अपनी ही जनता की भावनाओं के खिलाफ जाकर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती देना, क्या ये समझदारी है? सतह से देखने पर यह आत्महत्या लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, ये बहरीन का एक बहुत ही रणनीतिक जोखिम है। कुछ विश्लेषक बहरीन की तुलना यमन से कर रहे हैं, जहां हूती विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बहरीन यमन नहीं है। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? शिया आबादी तो दोनों जगह है ना? फर्क भूगोल और अर्थव्यवस्था का है। यमन एक बहुत ही पहाड़ी, दुर्गम और युद्ध से जर्जर देश है। वहां विद्रोही आसानी से छुप सकते हैं और हथियार जमा कर सकते हैं। दूसरी ओर बहरीन एक बहुत ही छोटा समतल द्वीप है। यहाँ की अर्थव्यवस्था आधुनिक और एकीकृत है, जिसमें शिया समुदाय गहराई से जुड़ा हुआ है। और सुरक्षा के इंतजाम? वही तो सबसे बड़ा फैक्टर है। बहरीन के पास एक अत्यधिक उच्च तकनीक वाली निगरानी प्रणाली है। हर गली, हर चौराहे पर नजर रखी जाती है। मतलब कोई कुछ छुपा नहीं सकता? बिल्कुल। और सबसे अहम बात, वहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। ओहो, यूएस नेवी? जी। इस विशाल सैन्य उपस्थिति और कड़े सुरक्षा ढांचे के कारण बहरीन में यमन की तरह किसी बड़े सशस्त्र विद्रोह का खड़ा होना लगभग असंभव है। यानी उन्हें पता है कि घरेलू मोर्चे पर वे पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वे ये कूटनीतिक रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल। इसी सुरक्षा कवच के भरोसे बहरीन ने खुद को खाड़ी के कूटनीतिक रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया है। तो आज के इस पूरे गहन विश्लेषण से एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। 2026 वो साल है जहां पुरानी प्रणालियां अपने भार से खुद टूट रही हैं। हर मोर्चे पर। बिल्कुल। चाहे वो नेपाल में पुरानी म्यूजिकल चेयर्स वाली राजनीति को उखाड़ फेंकने वाली नई जेन ज़ी सरकार हो, या भारत में देश चलाने वाले प्रशासकों को चुनने वाली यूपीएससी परीक्षा की संरचना पर उठते गंभीर सवाल हों। जी। चाहे वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेता स्टैगफ्लेशन का नया और खतरनाक सप्लाई शॉक हो, या फिर मध्य पूर्व में सऊदी यूएई जैसे बड़े खिलाड़ियों की जगह बहरीन का कूटनीतिक नेतृत्व संभालना हो। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग पहलू हैं। जो संस्थान या सरकारें समय रहते इन बदलावों को नहीं समझेंगी, जो पुराने तरीकों से ही नए संकटों का हल ढूंढेगी, वे इतिहास के पन्नों में पीछे छूट जाएंगी। चिंतन की मांग करता है। हमने नेपाल के बारे में बात की। हाँ। कार्की कमीशन रिपोर्ट के आधार पर नई सरकार ने पुराने और भ्रष्ट राजनेताओं को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जरा सोचिए, 8 सितंबर 2025 को
निहत्थे छात्रों पर जिन लोगों ने असल में गोलियां चलाईं, उनका क्या? वो सुरक्षा नेतृत्व जिसने वो आदेश दिए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बहुत गहरा विरोधाभास है। ये असल सत्ता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। जब कोई नई युवा और आदर्शवादी सरकार व्यवस्था बदलने आती है, तो क्या राजनेताओं के चेहरे बदलना सबसे आसान काम होता है? लेकिन उस सिस्टम की असल रक्षा करने वाली फोर्स, जिनके पास हथियार हैं, स्थायी ताकत है, उन्हें जवाबदेह बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ नेपाल नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस देश पर लागू होता है जहां सिस्टम बदलने की बात होती है। जानकारी ही असली ताकत है, और दुनिया की इन खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के लिए हमारे इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए और जटिल मुद्दों को सरलता से समझने के लिए।